Shakti Summits, Conversations and Connections, संवाद, बदलाव और प्रगति, एक नई ऊर्जा, दिशा और नई उम्मीद, बदलती कहानियाँ, बदलती सोच। मेरे फादर के फ्रेंड ने सुनाई थी मुझे सबसे पहले ये कविता कि कसम हमारे मर गए इन लड़कन के भाग, 16 तो रोटी बची भरे कटोरा साग। आगे भी है लेकिन ये मुझे काफी अटक गई मेरे दिमाग में। दीपिका। मोनिका, वाकई ये सिर्फ 2 लाइन की कविता है, बट इतनी हार्ड हिटिंग है और इतना गहरा अर्थ है इसमें कि एक वुमन जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, that is how she is looking at it, that it has saved her the botheration of making 16 chapatis and it saves her a bowl of saag. तो मिसेस तो मेरे ख्याल से हम सबने देख ली है, और ये इंडियन किचन की मलयाली मूवी की रीमेक है इन हिंदी। बहुत से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, बहुत से लोगों ने इसको बहुत प्रेज किया, पर नेट रिजल्ट ये है कि सब जाकर के अपने घरों में उसी ढर्रे पर चले गए। और एक तरह से मुझे लगता है कि हर एक फैमिली में एक सेटअप होता है, वर्क का डिवीजन होता है, मेन बाहर जाते हैं काम करने, औरतें घर का काम संभालती हैं, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रही। नीति, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ है? दीपिका, प्रॉब्लम हमारे एक ट्रेडिशनल कल्चरल आउटलुक में है। घर के सब सदस्यों की अपनी अपनी एक साइकी होती है। साइकी यानी कि सोचने का तरीका जो बिल्कुल एक दिमाग में बैठ चुका है, जो बदलता नहीं है आसानी से। तो अगर इफ यू लुक एट मेन इन द होम, जो थोड़े बड़े आदमी हैं, जैसे मिसेज में उसके ससुर दिखाए हैं, उनका एक साइकी होता है दैट आई एम द हेड ऑफ द फैमिली और मेरे कहने के मुताबिक सब चलेगा, नोबडी कैन क्वेश्चन मी। उनका ये साइकी होता है। और दूसरा होता है कि घर का काम सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी है। ये तो इनका साइकी हुआ। तो हर घर में आप देखेंगे, चाहे वो एक शहर का भी मॉडर्न। सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। माना ये औरतों की जिम्मेदारी है और मेन की जिम्मेदारी है बाहर जाकर के काम करना, और जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं, उनको अप्रेजल मिलता है, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, तो औरतों को इस जिम्मेदारी के पैसे, अप्रेजल या कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं क्या? मैं कुछ बोलूं? हाँ, मोनिका। भाई, आपका बुढ़ापा हम ही देखेंगे, आपका देखभाल हम करेंगे। ये अनसेड रूल होता है। तो जो साइकी है ना, वो इंडिविजुअल्स की भले ही हो, लेकिन एक सोसाइटी की साइकी भी होती है, एक सोशल सिस्टम की साइकी होती है, एक परिवार की साइकी होती है कि जब ये कोई भी महिला की एज हो जाएगी तो उनका दवाई और हॉस्पिटल, ये सब उसका काम करना हमारा काम है। बहू आएगी तो वो जो भारी काम है घर का, वो ट्रांसफर हो जाएगा ऑन टू द यंगर जनरेशन। ये साइकी जो है ना, एकदम गुथी हुई है। ऐसा नहीं है कि आदमी सोचते हैं कि हमें घर बाहर का काम करना है और औरतों को घर का काम करना है। औरतें भी ऐसा ही सोचती हैं। तो ये जो जिस साइकी की नीति बात कर रही हैं, उसका ये जो कनेक्टेड नेचर है और इसका जो ऑल परवेसिव नेचर है, सबको इट्स लाइक ये तो अंडरस्टूड है ना, इसमें क्या है। अब बहू आएगी तो जब एक बार आपने किचन का शगुन करा लिया, उसके बाद तो रसोई की जिम्मेदारी, उसकी व्यवस्था उनके हाथ में है। लड़के की शादी कर दो तो तुम्हें थोड़ा आराम मिले, इस तरह की बातें होती हैं। तो लेकिन जो है, मेन की तो रिटायरमेंट एज है 58 है, चाहे 60 है। विमेन की तो रिटायरमेंट एज
तब होगी अगर उनका लड़का जब शादी करके बहू लेके आएगा। एग्जैक्टली अगर नहीं हुई 60 में शादी, अगर विमेन 60 साल की हो गई और उनके लड़के ने शादी नहीं करी तो उनके लिए कोई रिटायरमेंट एज नहीं है और कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। ठीक है, सॉरी नीति, आपको इंटरप्ट किया मैंने, बट मेरे मन में एकदम से सवाल आया और मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। नहीं नहीं, आई थिंक दीज काउंटर इंटरजेक्शंस आर मोस्ट वेलकम। आप, क्योंकि इसी से हमारी सोच आगे बढ़ती है। तो मैं बात कर रही थी एक जनरल आदमियों की सोच की, जो एक कल्चरल है। और यस मोनिका, डेफिनेटली सारे घर के सदस्यों की सोच आपस में गुंदी हुई है, बट एक एक करके उनको उठाएंगे। तो आदमियों का प्राइमरीली जो सोच जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा जो एक मदर इन लॉ होती है, मतलब एक तो हेड ऑफ द फैमिली हो गए, फिर उनकी जो बेटर हाफ है, द वुमन, द एल्डेस्ट वुमन ऑफ द हाउस, उनकी क्या साइकी होती है? उनकी साइकी होती है कि जो मैं कर रही हूँ वो जस्टिफाइड है, क्योंकि मेरी सास भी ये करती थी और मेरी मदर भी तो यही करती थी, थोड़ा बहुत मेरी दादी भी यही करती थी। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे इस प्रथा को आगे बढ़ाना है। तो कभी-कभी मैं ये सोचती हूँ कि क्या आप वही कपड़े पहनते हैं जो आपकी दादी और माँ पहनती हैं? क्या आप उसी तरह से आपका लाइफ़स्टाइल है? क्या आपकी एजुकेशन भी वैसी है? तो बाकी सब चीज़ें तो हम इवॉल्व कर रहे हैं समय के साथ। लेकिन ये जो कुछ प्रथाएँ हैं, ये वुमेन ही ब्लाइंडली आगे बढ़ाती हैं। नीति, मैं कहूंगी कि ब्लाइंडली तो नहीं बढ़ाती हैं। तो हुँ, मेरी मतलब जैसे मैं बोलूं कि मेरी दादी जो है वो भी साड़ी पहनती थी। वो हुँ, उस जमाने में जो अवेलेबल होती थी, सिल्क की साड़ी, हुँ, कॉटन की साड़ी, वो पहनती हुँ, थी। मेरी माँ भी साड़ी पहनती थी। वो हुँ, थोड़ा जैसे उनकी उम्र हो गई तो उन्होंने सूट पहनना, सलवार कमीज पहनना शुरू कर हुँ, दिया। मैं जब उनकी एज की हुई तो मैं भी साड़ी पहनती हूँ। मैं हुँ, कुछ और तरह के थ्रेड्स भी एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ, हुँ, और मैं बाकी और अलग तरह के कपड़े भी पहनती हूँ। उसी तरह से किचन के काम को, और जिस जो मिसेस का सबसे बड़ा हुँ, तकलीफ का पॉइंट था, भाई मेरी हुँ, दादी, मेरी दादी का नहीं मैं कह सकती, क्योंकि वो तो खाना नहीं बनाती थी, उनके पास हेल्प थी। मेरी माँ खाना बनाती थी, मैं भी खाना बनाती हूँ। लेकिन मम्मी जब खाना बनाती थी तो उनके पास गैस स्टोव था, फ्रिज था, ये सब चीज़ें थी। मेरे पास इक्विपमेंट थोड़ा और ज़्यादा है। पर जो बेस वो है, वो तो मेन, हम ना मेन जिम्मेदारी जो है कि खाना ऑर्गेनाइज करना किसका काम है, वो, मेरी दादी डॉक्टर थी लेकिन खाना ऑर्गेनाइज करना उनकी जिम्मेदारी थी। तो उनके पास एक, लाइक शी हैड अ वुमेन फ्राइडे, जो उनका किचन संभालती थी। बट बाबा को काम करने की जरूरत नहीं थी, जबकि बाबा, मेरे दादा जो है, दादाजी जो हैं, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया लिया हुआ था, एंड ही वाज चिलिंग एट हुँ, होम। बट स्टिल द किचन वाज नन ऑफ हिज बिजनेस। तो ये जो डिविजन ऑफ लेबर है ना, उसकी साइकोलॉजी है वैसे देखी जाए तो। तो मोनिका, इस पे मुझे एक और सवाल मेरे दिमाग में जो आ रहा है हम्म। कि ये जो रोल्स डिवाइड करे गए हैं, वो किसने बनाए? ये रोल्स किसी ने फोर्स किए हैं या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चूज कर लिए गए हैं बाय वुमेन एंड बाय मेन एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस? कि इनके पीछे कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है? क्या चीज है जिसकी वजह से ये क्लियर कट रोल्स डिफाइंड हो गए हैं? मैं मानती हूं कि अब ये थोड़े से डाइल्यूट हो रहे हैं, बट अगर कोई आदमी किचन में हेल्प कर, मतलब काम कर रहा है, तो उसको एज अ रोल देखा जाता है, एज अ हेल्प देखा जाता है, नॉट एज अ पार्ट ऑफ हिज लव फॉर हिज फैमिली और टू कंट्रीब्यूट। तो हाँ, मतलब ये नहीं कहा जाता कि आदमी काम कर रहे हैं तो वो, मतलब कि हाँ ठीक है वो घर का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं वो औरत की हेल्प कर रहे हैं। जबकि हाँ, औरत जब काम कर रही होती है तो वो कहती है कि औरत घर का काम कर रही है, वो उसका काम है एक तरह से। जबकि व्हेन द मैन इज डूइंग द सेम थिंग, तो वो औरत की हेल्प कर रहा है। तो प्राइमरी काम औरत का है। आपका वो जो क्वेश्चन था ना, दीपिका, कि ये शुरू कैसे हुआ होगा, मुझे लगता है कि चाइल्ड बेयरिंग का जो पूरा काम औरतों का होता है,
उसकी वजह से उनको कन्फाइन होना पड़ता है एट वेरियस पीरियड्स ऑफ टाइम, कि कभी जब भी वो प्रेग्नेंट हैं और चाइल्ड बर्थ हुआ उसके बाद रिकवरी और वो सब में। तो पुराने समय में जब कॉन्ट्रासेप्शन नहीं था तो औरतें बार बार प्रेग्नेंट होती थी, तो उनका जो जितने भी यंग ईयर्स हैं वो घर पे ही बीतते थे। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर का ओरिजिन है वो कनेक्टेड है प्रेगनेंसीज, चाइल्ड बेयरिंग और उस सब से। जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे बात निकल के आती है कि अगर विमेन काम करते करते, घर का काम करते करते कभी कह दे कि मैं बहुत थक गई, तो लोग बोलते हैं बहुत ही अनग्रेटफुल है, अपनी फैमिली के लिए काम नहीं कर सकती है अपना। ये तो बहुत ही प्यार और अपनी फैमिली के लिए जो आपका लगाव है ये वो दर्शाता है। दूसरी तरफ अगर आदमी दिन भर ऑफिस से काम करके कहता है कि आज मैं बहुत थक गया, तो सबकी सिंपथीज उसके साथ होती है कि बेचारा बाहर गया था, बहुत स्ट्रेस लेकर के काम करना पड़ता है। तो ये फर्क क्यों है? दीपिका, फर्क इसलिए है क्योंकि जो लोग घर में बंद बैठे हैं उनको लगता है बाहर जाके काम करना एक बहुत बड़ी बात है। एंड कल्चरली, ट्रेडिशनली, द वर्क आउटसाइड होम यूज्ड टू बी वेरी लेबोरियस। मतलब लोग भारी चीजें उठाना, हिलाना, खुद चल के जाना, साइकिल चलाना, धूप में बारिश को सहना, सर्दी को सहना, ये सब हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट इतनी कंफर्टेबल और लग्जरियस नहीं होती थी उन दिनों में। तो सोचिए, आप चल के गए, आपने पूरा दिन का अपना खेती बाड़ी किया या फिर बिजनेस संभाला और आप वापस आए चल चल के, तो आपने सच में मेहनत की है, मेंटल भी और फिजिकल भी। और उसको अगर वो घर आके बैठता था या फिर उसके पांव धोए जाते थे और उसको एक टॉवल पकड़ाया जाता था, पकवान परोसे जाते थे, वो इसलिए क्योंकि वो थकान के साथ साथ ही हैज द मॉनेटरी पावर ऑफ द हाउस। हाँ, क्योंकि और मुझे लगता है कि हाँ, घर के काम की इक्वली थकान होती है। जब वो आदमी घर के बाहर मैनुअल लेबर करता था, उस जमाने में मिक्सी भी नहीं होती थी, औरतें सिलबट्टे पे ही पिसा करती थी, हाँ, पे ही आटा पिसता था, चूल्हा चलाना हाँ, पड़ता था, फिर उस पे खाना बनता था। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के काम के थकान में फर्क थी, पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल पावर भी होती है मेन के, हाँ, तो ये वजह होती है कि उसका सत्कार होता है। और जो घर में औरत बेचारी हाँ, घंटे, क्योंकि आदमी की नौकरी शायद 8 घंटे या 10 घंटे में खत्म हो जाती है, एक औरत की नौकरी तो मतलब 24 घंटे, सातों दिन, महीनों, 365 दिन चल, हम्म। कोई संडे नहीं है। तो बट हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फाइनेंशियल पावर्स की वजह से ये और डिफरेंस जहां है। तक दीपिका, आपने जैसे बोला कि ये काम तो औरतों को आउट ऑफ लव, प्यार हम्म, से और सेंस ऑफ ड्यूटी से अपने आप करने चाहिए और बिल्कुल थकना नहीं चाहिए और मतलब बिल्कुल लगी रहे वो नॉन स्टॉप कंप्लेन। एनर्जी के साथ। हाँ, तो प्यार का तो ऐसा है कि जब आप घर में लेडीज ऑफ द हाउस, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, उनको अगर आप प्यार देंगे तब तो वो प्यार से पूरा काम करेंगे। और प्यार देने में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर वो बड़ा रेगुलेटेड सा प्यार है तो कौन इंसान ऐसा होगा जो बिल्कुल ब्लाइंडली आपका काम करता रहेगा ना। तो प्यार ये तो बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन है। तो जिस चीज को आप प्यार कह रहे हैं ना, वो नीति, आई थिंक यू मीन रेस्पेक्ट। क्योंकि हम्म। जब कोई भी इंसान को दे इफ दे सी फील सीन, इफ दे फील हाँ, रिस्पेक्टेड, इफ दे ट्रू, फील करेक्ट। if they feel included, if they feel like they are an integral part of the family, तो हम्म। आप फिर आप ये नहीं, फिर आप नापते तोलते नहीं हैं। तो नहीं। अगर फिर आप जो है फिर वो कि हाँ ये तो मेरा घर है, मेरा काम है। लेकिन वो जो इंटीग्रेशन है किसी हम्म। भी इंसान का एक परिवार हम्म। में, और आमतौर पर वो किसी लड़की का इंटीग्रेशन ही होता है, क्योंकि हम्म। सिस्टम्स ऐसे हैं पेट्रियार्कल सिस्टम्स में, लड़की शादी करके परिवार में आती है,
तो उसको इंटीग्रेट करना और उसको ऐसा महसूस कराना कि ये मेरा घर है और ये जो भी काम है, ये सारी ये है, यहाँ पर है पेच, और ये नहीं हो पा रहा है ठीक से हमारी सोसाइटी से। एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगी मोनिका से, मोनिका, ये जो मिसेस मूवी है, इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है सानिया मल्होत्रा, जब उसको रियलाइज होता है कि घर में बहुत ही अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है और उसे प्रॉब्लम होती है, तो क्या ये फेमिनिज्म है? और जो लोग बोल रहे हैं कि ये बड़ी फेमिनिस्ट मूवीज बनने लगी हैं जिससे माहौल खराब हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मुझे नहीं लगता कि ये फेमिनिज्म है। जो ओवर रिएक्शन जो है वो है एक इनेबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का और अपने लिए नेगोशिएट करने का जो मादा है वो आपके अंदर से मिसिंग है, इसलिए आप फट पड़ते हैं। जो लोग पहले बर्दाश्त करते, भाई क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? कहते हैं ना कि आप जितना बर्दाश्त करते जाओगे, जो प्रेशर कुकर है आप ऑन रखोगे उसको और उसकी सीटी टाइम टू टाइम अगर प्रेशर रिलीज नहीं होगा तो वो फट जाएगा। तो उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उसकी वजह केवल लड़की का स्किल सेट नहीं है, उसकी वजह उस पूरे सोशल सिस्टम का स्किल सेट है जिसमें वो लड़की ऑपरेट कर रही है। वो ये प्रॉब्लम है लड़की के पेरेंट्स की, जिन्होंने वो एक्सपेक्टेशंस नहीं सेट किए, जिन्होंने उस बच्चे को अपने लिए नेगोशिएट करना नहीं सिखाया, जिन्होंने उस बच्चे को अपनी बाउंड्रीज शुरू से कैसे नेगोशिएट करें, कैसे डिस्कस करें, कैसे बात करें, कैसे अपने लिए जगह क्रिएट करते हुए चलें, वो उन्होंने नहीं सिखाया। और बड़ी जिम्मेदारी है जिस परिवार में वो लड़की आई है उसके स्किल सेट की। किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडक्शन की प्रोसेस होती है जिसमें एक नए रिक्रूट को उस कंपनी के ईथोस, उस कंपनी के कल्चर और उसका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन सारे चीजों में ये तो करा ही है उन्होंने। जैसे ही वो लड़की आई तो उन्होंने क्लियरली बता दिया कि आपके ये सब काम A to Z आपके हैं, इसमें आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। तो मेरे ख्याल से ससुराल वालों ने तो पूरा अपना काम किया तो इसमें। इसका और जो मोनिका मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि नीति एक बात मैं बताती हूँ, एक बात और ऐड कर दूं फिर तो जो उन्होंने लंबी सी लिस्ट दी ना, ये हो जाता है जैसे कभी कोई डिस्ट्रेस हायरिंग हो जाती है ना, कि कोई बंदा जिसकी नौकरी छूट गई है और उसको हायर कर लिया गया है, उसने हायर हो गया वो, और वो जबरदस्ती उसके ऊपर काम भी आपने लाद दिया, लेकिन वो उसने लदवा भी लिया, लेकिन वो कब तक वो जैसे ही मौका मिलेगा वो वहां से पतली गली से कट लेगा प्राणी। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ। इसको जब आपकी शादी हो गई है और इंडक्शन में आपको पता चला कि भाई आपके पास तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा ज्यादा ही लोडेड है, तो मतलब कॉर्पोरेट पैरेलल्स हैं सब जगह। नीति, आप क्या क्वेश्चन? मैं ये पूछ रही थी कि बहुत से लोग ये पूछेंगे कि ऑफिस एनवायरनमेंट डायनामिक्स और घर के एनवायरनमेंट में बहुत फर्क होता है। घर में स्पेसेस नहीं होती इस तरह से ऑब्जेक्टिवली सब बातें सोचने की और ये सोचने की कि मेरा काम है नहीं है, मैं किसके साथ कैसे बर्ताव करूं। ऑफिस में आपको ये सब स्पेसेस, आपके केआरएस फिक्स्ड होते हैं, तो यू आर क्लियर। तो और दूसरी चीज, जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स को ये सब नेगोशिएशन स्किल्स बच्चों को सिखाने चाहिए, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरे परिवार में एक लेडी ने मुझे बोला कि अरे अगर बेटियों को सब कुछ पहले ये सब बता देंगे फिर तो वो शादी नहीं करेंगे। कि एक लड़की की जर्नी व्हेन शी गेट्स मैरिड, व्हाट आर हर एक्सपेक्टेशंस, कैसे इवॉल्व करती है उसकी अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप, और दूसरी तरफ टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व, लड़के की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो एकदम अपने मदर की अम्ब्रेला से बाहर निकलता है, तो क्या वो जो उसकी एक्सपेक्टेशंस अपनी वाइफ से
क्या होती हैं? ये मुझे जरा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, जरा जो आई एम श्योर हमारे सभी ऑडियंस सुनना चाहेंगे। और एक जो मैं अपने ऑडियंस से बोलूंगी कि प्लीज आप हमें कमेंट्स करके बताएं, सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है एक न्यूली वेडेड लड़की और लड़के की एक दूसरे से क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है और क्या होनी चाहिए? ओके, तो दीपिका, डेफिनेटली अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन अ यंग गर्ल गेट्स मैरिड, एक तो शी इज शी इज अ ब्लैंक स्लेट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ मैरिज इज। वेडिंग तो एक चीज है, मैरिज क्या होती है, दोनों लड़का लड़की के लिए एक ब्लैंक स्लेट है, वो अपनी कहानी खुद लिख रहे होते हैं। तो लड़की, आई फील शी इज फुल ऑफ लव, एक ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म होता है, नई घर में जा रही है और वो शी गोज विथ, आई थिंक, हर हार्ट फुल ऑफ लव। मतलब ऑन एन एवरेज आई वुड से ऑल ब्राइड्स आर लाइक दैट। और जब वो घर में एंटर करती है, जो शुरू का एक पीरियड होता है जब उसे शी इज द सबकी आंखों में वही होती है कि प्यारी नई नवेली बहू, और घर में बहुत खुशियां आती हैं कि उसको एक नए परिवार में नया सदस्य आया है। तो वहां तक तो जर्नी अच्छी रहती है। और धीरे धीरे जब वो घर के तौर तरीके समझने की कोशिश कर रही है, एक्सपेक्टेशंस को समझने की कोशिश कर रही है, तो उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ क्या वो अलाइन हो रही हैं या वो क्लैश हो रही हैं। एट द सेम टाइम जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता है विथ हर हस्बैंड, दे आर ऑल्सो डिस्कवरिंग ईच अदर, चाहे वो एक दूसरे को पहले से जानते हो। साथ रहना, वी ऑल नो, इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। तो अब बट जनरली स्पीकिंग, एक जो लड़की है वो कोशिश करती है कि मैं घर के लिए जो कर सकूं करूं। हस्बैंड के साथ तो एक स्पेशल एक अटैचमेंट होता है, इट इज फिजिकल ऑल्सो, इट इज इमोशनल ऑल्सो। और वो घर वालों को रिस्पेक्ट करके उन्हें खुश रखने की कोशिश करती है। ये तो एक स्टार्टिंग स्टेप है। और लड़कों का माइंडसेट मुझे लगता है जो ग्रूम होता है, डिपेंडिंग ऑन हिज कंडीशनिंग, वो हो सकता है अपनी पार्टनर की ज़रूरतें समझे और उसको आगे बढ़ के हेल्प करने की कोशिश करे। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाए अपने परिवार वालों के सामने कोशिश करने की, उसे एम्बैरेसिंग लगने लगे कि मैं अपनी मम्मी के सामने अपनी वाइफ की हेल्प कर रहा हूँ, तो मेरी मम्मी क्या बोलेगी? इनफैक्ट जैसे आप बोल रहे कि मदर का पल्ला छूटा नहीं होता और वाइफ के साथ बन जाता है। तो एक ये सिचुएशन भी आती है जहाँ पे लड़कों को शायद एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जो-जो काम मेरी माँ मेरे लिए करती थी, वो अब मेरी वाइफ मेरे लिए करे। जैसे बहुत नॉन डिस्क्रिप्ट चीज़ें हैं, कपड़े रख देना और गीला टॉवल उठा देना, तो खाना मेरी पसंद का बना देना और किसी बात पे मुझे क्वेश्चन नहीं करना। तो ये एक बहुत ही अजीब-सी एक्सपेक्टेशन होती है, आई थिंक। तो द बॉयज़ नीड टू वर्क ऑन दिस, कि उन्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माय वाइफ इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू माय मदर, बोथ इन अ सोशल रोल एंड अ पर्सनल रोल। एंड जो लड़की है वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे समझने लगती है कि व्हाट इज़ वर्किंग इन हर फेवर एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग इन हर फेवर। तो उसका जो इमोशनल पर्सनल बैटल है वो कहीं ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू द बॉय। एक तो आप जैसे फौज में कहते हैं कि यू आर इन एनिमी टेरिटरी। आप एक नई जगह में हैं, आप फिज़िकली एक अननोन एनवायरनमेंट में हैं। जबकि लड़के के लिए वो एक एडवांटेज है, लड़की के लिए वो एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज है। और उसकी पर्सनल स्ट्रगल बहुत बड़ी है, इफ शी इज वर्किंग, इफ शी इज कुकिंग, इफ शी इज मीटिंग एवरीबॉडीज एक्सपेक्टेशन। तो मतलब दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है कि शादी के बाद लड़के को क्या एडजस्ट करना पड़ा है और लड़की को क्या एडजस्ट करना पड़ा है। तो ये तो बिल्कुल आई थिंक इट इज बट ऑब्वियस दैट घर वालों को और लड़के को दे शुड मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू इंटीग्रेट द गर्ल इन द फैमिली। नीति, लड़की बहुत सॉफ्ट इमोशंस और सबके साथ आती है और पूरा कमिटमेंट उसका है। ये थोड़ा सा ओवर जनरलाइजेशन और थोड़ा एग्जैजरेशन है।
और लड़कों का एब्सेंस ऑफ सॉफ्ट इमोशंस भी, ये भी आई वुड से इट इज नॉट फेयर. देर आर सब तरह की लड़कियां हैं, सब तरह के लड़के हैं. मैंने बहुत जेंटल सॉफ्ट, बहुत वल्नरेबल लड़कों को भी देखा है जो अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत कमिटेड होते हैं. वो अपनी तरफ से बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं. स्किल सेट गड़बड़ हो सकता है, इंटेंशंस उनके हमेशा बहुत अच्छे होते हैं. ऐसे ही जब शुरुआत होती है तो सभी लोगों का काफी अच्छा वो है. मैं यहाँ पर ना फिर से वापस उस पे ही जाऊंगी कि स्किल सेट की बात है कि क्या आपको अपनी उस जेंटलनेस को, अपने उस अच्छे इंटेंशन को कम्युनिकेट करना आता है. आपने अपनी तरफ से आप मन में सोचे बैठे हैं कि वाह, मैं तो इस लड़की को एकदम बिल्कुल रानी बना के रखूंगा, पर लड़की को रानी जैसा फील हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो इंटेंट वर्सेस इम्पैक्ट की बात है, और उसका जो इम्पैक्ट उसके ऊपर हो रहा है, लड़की के ऊपर, क्या वो, उसके पास वो स्पेस है कि वो उस बात को कह पा रही है आपसे. एंड वाइस वर्सा, कि लड़की क्या, आप कैसे गेस करोगे कि उसको, आपको क्या, व्हाट डज शी नीड फ्रॉम यू. यू डोंट नो, द मैन डजंट नो, द मे बी इवन समटाइम्स द फैमिली डजंट नो. तो लड़की के पास भी वो वोकैबुलरी, वो स्किल्स होनी चाहिए मुझे टू लगता है आस्क फॉर व्हाट शी कम्युनिकेशन जो नीड्स. है वो किसी भी रिलेशनशिप का जैसे बहुत ही अहम हिस्सा है. तो स्पेशली नई रिलेशनशिप में तो कम्युनिकेशन बिल्कुल ही बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगी इम्पोर्टेंट रोल है. एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, किसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो इन लॉज हो, दोनों साइड की. और मुझे तो ये लगता है कि मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर कहूँ कि आपको अपने सामने वाले के साथ बिहेवियर वो करना चाहिए जो आप उससे अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं. दैट इज द सिंपलेस्ट वे. कि अगर आप अच्छा बिहेवियर रखते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला, नॉट कि बहुत ही ज्यादा लवी डवी की बात नहीं कर रही हूं मैं, बट एक्सपेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन क्लियर है, लाइक मोनिका सेड, नेगोशिएशन स्किल्स अगर अच्छी है आपकी, और आपको पेरेंट्स ने बोला है कि मुझे मेरी बात, मुझे मेरे फादर की याद आती है कि भाई एडजस्ट, जहां तक हो सकता है एडजस्ट करो, बट इट व्हेन इट कम्स टू योर ईगो देन जस्ट पुट योर फुट डाउन. कि भाई this is the line I am drawing, I am okay till this line, beyond this it is not acceptable. So setting boundaries like you said initially हाँ, is आप not जिस with, बात को ईगो बोल रही हैं दीपिका, हाँ, मैं उसको हाँ, बाउंड्रीज बोल रही हूँ. boundaries. और फिर फैमिलीज में आप बड़े लंबे टाइम फ्रेम में, बड़े लंबे टाइम स्केल में चीजें प्ले आउट होती हैं. हाँ, एक आप एक हर सेकंड में आप झंडा गाड़ें और या तलवार निकाल के बैठ जाएं तो वो भी, वो बड़ा डिस्टेबलाइजिंग होता है. तो वो प्लेजेंटनेस रहे, रिलेशनशिप्स भी बनी रहें, और साथ में कम्युनिकेशन भी हो, और प्लेफुल होता है कम्युनिकेशन. कई बार कौन मजाक कर रहा है, कौन आपको ताना दे रहा है, इन इन चीजों को भी समझते समझते आपको टाइम लगता है. तो जो आप कह रहे हैं ना, पेशेंस, और उसको जिसको बर्दाश्त करो, जितना एडजस्ट करो, वो वही होता है कि आप यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर पीपल टू शो देयर ट्रू कलर्स, कि भाई ये लोग ये कहाँ हैं. लेकिन जैसे ही आपको एक लाइक प्रोविजनल अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाती है कि ये तो इस तरफ जा रही है बात, तब आप उसको एड्रेस कर सके. यहाँ पर ये समझ और एड्रेस, इन दोनों की, ये भी स्किल सेट ही है. ये भी प्रैक्टिस से आ जाता है, किसी को भी आ सकता है, ससुराल पक्ष वालों को भी, और जो बच्चा जो शादी करके उस परिवार में आया है, जो बच्ची जो शादी करके उस परिवार में आई है, उसको भी. तो आई थिंक communication and negotiation. Yes. Thank you, Neeti and Monica, for some very, very relevant insights. जो इन सारी चीज़ों से मुझे जो निचोड़ अगर मैं देखूं, तो एक चीज़ जो मुझे 80% of the cases I'll say happens is the Stockholm syndrome, जिसमें लड़कियों को अपने ऑपरेसर्स को ही वो डिफेंड करती हैं, एंड दे लिव देयर लाइफ with remorse
and they're not happy, but they continue living in that setup. पर अगर आप उन 80% महिलाओं में नहीं हैं, 20% में हैं, तो अगर आपको कोई कहता है कि घर का काम तो बहुत ही आसान है, तो ऐसे लोगों को 1 हफ्ते के लिए अपना घर चलाने के लिए इनवाइट करें और फिर देखिए कि उनका रेजिग्नेशन पहले आता है या आपके लिए रिस्पेक्ट. सो ऑल द बेस्ट. और एक और चीज जो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि ऐसी एक स्किल जो हर एक लड़की और लड़के को सीखनी चाहिए फॉर अ हैप्पी लाइफ. आई एम नॉट सेइंग हैप्पीली मैरिड लाइफ, बट जस्ट हैप्पी लाइफ. थैंक Very यू. nice.